कोई भी देश दुनिया का आज अपने पड़ोसियों के यहाँ की एक्टिविटीज़ को अगर नज़रअंदाज करेगा तो वो दुनिया के लिए तो डिज़ास्टर होगा ही होगा, बट उस कंट्री के लिए ज़रूर होगा। अदरवाइज नवाज शरीफ के इतने घर लंदन में होने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है। बाजवा साहब की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो लंदन में होनी ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा उनका आर्मी कमांडर है ही नहीं जिसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूके में है। सर, पाकिस्तान की हालत तब खराब हो गई थी जब सितंबर 1947 के अंदर पठानिस्तान की डिमांड हो गई और अफगानिस्तान ने उस डिमांड को सपोर्ट कर दिया। तो ये रोए थे जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के आगे कि हमें बचाओ, नहीं इधर सरदार पटेल और इंडिया और इधर ये अफगानिस्तान और इधर ये पख्तूनिस्तान और इधर ये पठानिस्तान की डिमांड अब तो मारे जाएंगे। लेकिन मारे तो ये अब खुद जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने गिरवी रख दिया है पूरे देश को, देश की सियासत को। जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसे विषय के ऊपर आज चर्चा के लिए जो विषय देखने में तो आपको ये लगेगा कि हम दो पड़ोसियों की बात क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन पड़ोसियों की जो करतूतें हैं, उनके साथ मिलकर जो एक तीसरा पड़ोसी हमारा कर रहा है, उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव है और क्या ये हो रहा है। जी हां, मेरा अभिप्राय है ये दो नए आपस में राम मिलाई जोड़ी बनाए हुए जो ये अपने अल्लाह मिलाई जोड़ी है, पाकिस्तान और बांग्लादेश और इनके चाचा जान चीन, ये जो तीनों मिलकर के कर रहे हैं। और आज सबसे खुशी की बात यह है कि इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ है, और आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस चर्चा के लिए हमारे साथ हैं कर्नल शैलेंद्र सिंह, आपके एक जाने पहचाने नाम, एक डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने एक लंबी अवधि तक भारतीय सेना में केवल कार्य ही नहीं किया बल्कि ऐसे ऐसे एक्शंस में जूझते रहे, चाहे वो बांग्लादेश की तरफ का इलाका हो, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर के इलाके हों, और उनका जो अनुभव है और उस अनुभव के उस पे जो उनकी विशेषता है, जो उनकी शार्पनेस है एनालिसिस की, इसीलिए मैंने सोचा कि आज उनसे अच्छा व्यक्ति मेरे पास और कोई नहीं हो सकता इस विषय में चर्चा के लिए। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच कपिल साहब। जय हिंद, नमस्कार आपको और आपके श्रोताओं को। आई एम ऑनर्ड, आपने मेरी इज्जत बढ़ाई है। एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन एनालाइज जरूर कर पाऊंगा। नहीं, आपने एनालिसिस और उस सब में तो खुद आपके साथ जब कई बार रहा हूँ प्रोग्राम्स के अंदर। सर, ये बताइए कि आज इस रोक कंट्री में, मैं तो पाकिस्तान को रोक कंट्री मानता हूँ, जो कि खाली टेररिस्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं करता, फाइनेंस ही नहीं करता, ट्रेन ही नहीं करता, बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। और उसका नतीजे से जो उसका हाल हुआ इकोनॉमिक, जिसकी वजह से वो जाके चीन की गोद में बैठ गया है और अपना कटोरा और बड़ा कर करके रोज चीन की तरफ चला जाता है। और वहां पे चीन जो कर रहा है इस समय, वो जो पूरा कॉरिडोर बना के और सारा वो कर रहा है, और उसके विरोध में जो बलोच वीर उठ करके खड़े हुए हैं वहां पे, तो एक तो उसका क्या प्रभाव है उनके लिए भी, हमारे लिए भी। और फिर दूसरा सवाल इससे रिलेटेड मेरा यह है आपसे कि अभी अभी वो घोषणाएं आई कि चीन अपने उन संपत्तियों को बचाने के लिए, अपनी इंडस्ट्री को बचाने के लिए वहां पे सिक्योरिटी गार्ड भेज रहा है। तो पता नहीं बेवकूफ तो किसका बना रहे हैं ये, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के नाम पे जा तो वहां पे पीपल लिबरेशन आर्मी उनकी रही है और वो जो रहेगी वहां पे, तो इसका जो है हमारे लिए क्या रिपरकशन बनता है भारत के लिए विशेष तौर से। आपने शुरुआत में बोला था ना कि दो पड़ोसी देश, कोई भी देश दुनिया का आज अपने पड़ोसियों के यहाँ की एक्टिविटीज़ को अगर नज़रअंदाज करेगा तो वो दुनिया के लिए तो डिज़ास्टर होगा ही होगा, बट उस कंट्री के लिए ज़रूर होगा। मुझे लगता है स्ट्रैटेजिकली, मिलिटरली, इवन डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली तो सबसे बड़ी बात है। इन चारों दिशाओं में अगर आपने अपनी प्रोग्रेस करनी है तो आप कभी इग्नोर नहीं कर पाएंगे दुनिया को और स्पेशली अपने पड़ोसियों को। इसके बड़े डायरेक्ट इम्प्लीकेशंस हैं।
आपने एक और बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि राम मिलाए, आई डोंट नो राम ने राम तो मिलाई नहीं, मैंने फिर कहा अल्लाह हाँ, मिलाई yes, जोड़ी, yes, अल्लाह because- मिलाई जोड़ी, हाँ, सॉरी। बट मुझे नहीं लगता कि इवन अल्लाह इज इन एग्रीमेंट विद चाइना पाकिस्तान, सर I उनके don't हिसाब से तो जो भी कुछ हाँ, है वो ठीक ऊपर है। वाला करवाता है ना, क्योंकि तो अदरवाइज चाइनीज एसेट्स के ऊपर अटैक क्यों हो रहे हैं वगैरह वगैरह, वो भी अल्लाह करवा रहा है। या मैं तो फिर यही कहूँगा तो बड़ी डाइकॉटमी है। यस, अब आती है बात जो सीधी सीधी कि पाकिस्तान इस तरह के काम क्यों कर रहा है। मजबूरी है। एक एक पार्ट है पाकिस्तान का टेररिज्म का, वो उसका कैरेक्टर है, वो उसकी अपब्रिंगिंग है, वो पैदा उसी में हुआ है और उसी में वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी है कि उसकी आर्मी की जो नाकामी है वो अपने आप को कवर करता है इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन, इन टर्म्स ऑफ खौफ। जो खौफ आर्मी वहाँ पर क्रिएट करके रखती है वो इसी वजह से है कि आप जितनी टेररिज्म को बढ़ाते जाएंगे आपका दबदबा उतना ज़्यादा रहेगा। खौफ ये तो अभी उनकी देखिए तोड़ दिया उन्होंने, वो ट्रेन वाला पूरा हाईजैक कर यस यस है, रोज हमले कर रहे हो, तोड़ दिया खौफ पूरा। बिल्कुल। सो मुझे लगता है एक बड़े निष्पक्ष होकर अगर हम एनालाइज करें, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ज़रूरत है, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले 70 साल वो यूएसए की गोद में बैठकर खेल रहा था पैसों में। अब जब यूएसए ने हटा लिया तो मैं कहता हूँ उस कंट्री का अपनी स्ट्रैटेजी शायद ठीक है, कहीं से भी फ्री फंड का पैसा आना चाहिए, किसी को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। चाइना ने सीपेक की बात करी, इन्होंने झट से दी पढ़ लिया कि चलो जी लाखों करोड़ों रुपया हमें मिल जाएगा, हम ऐश कर जाएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा वो बात की बात है। कल साहब एक बात बताइए, मैं मानता हूं कि उनकी मजबूरी है कि उन्हें पैसा चाहिए, लेकिन एक तरफ अपने आप को बड़ा गैरतमंद इंसान कहते हैं, बड़ी बात करते हैं कि मुसलमान बड़ा गैरतमंद है, ये वो है, दूसरी तरफ कटोरा लेकर घूमने भी नहीं शर्माते, और तीसरी तरफ कि ये कैसे गैरतमंद हैं जो ये नहीं देख रहे कि अपने देश को गिरवी रखते चले जा रहे हैं, तो आगे की इनकी जो पीढ़ियां आएंगी उनका क्या हाल होगा। तो इसका मतलब तो मुझे ये लगता है कि केवल ये मजबूरी नहीं है, बल्कि जो वहां पे आईएसआई और सेना के लोग काबिज हैं कई सालों से, वो अपने ऐशो आराम को देख रहे हैं कि हमारी बढ़िया बीत जाए, देश जाए भाड़ में, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे सियासत जाए भाड़ में वहां की, हैं। या नहीं, इवन सियासतदान भी यही काम कर रहे हैं वहाँ पर। सियासतदान भी यही काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अदरवाइज नवाज शरीफ के इतने घर लंदन में होने की बहुत खास ज़रूरत नहीं है। बाजवा साहब की जो टोटल प्रॉपर्टी है वो लंदन में होनी ज़रूरी नहीं है। कोई ऐसा उनका आर्मी कमांडर है ही नहीं जिसकी प्रॉपर्टी मैक्सिमम यूके में है। क्यों आप देखते हैं कि इन सब के असेट्स वहाँ हैं। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात जब आपने कही, आज आपको मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कह पाऊँगा, पाकिस्तान का इंटेलिजेंसिया आजकल ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमारे यहाँ कमी है, हमारे यहाँ जर्नल हमें लूट रहे हैं, हमें आईएसआई वो सपोर्ट नहीं दे रही कि हम बढ़ें। आईएसआई सिर्फ ये सपोर्ट देती है कि दूसरी कंट्री घटे। जिस तरीके की टेररिज्म वो फैला रहे हैं, आप खुद सोचिए। गैरतमंद की आपने बात करी, ये कई जो उनके एक्सपर्ट्स हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसिया के लोग हैं, कहते हैं शर्म आती है किसी भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर घुसते में कि हमारे कपड़े उतरवा कर चेक किया जाता है और साथ ही साथ पड़ोस में अगर कोई इंडियन जा रहा है तो उसको ग्रीन वे दे दिया जाता है। सो ऐसा नहीं है कि वहाँ की जनता रियलाइज़ नहीं करती। चक्कर ये है, पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई को ऊपर आने दिया नहीं जा रहा। और उसका मतलब ये भी नहीं है मैं कहूँगा कि वहाँ पर सब बेवकूफ़ हैं। पाकिस्तानी आदमी बेवकूफ़ नहीं है, इंटेलिजेंट भी है, ऐसा नहीं है। जो ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो जो मजबूरी है कि वो बेचारा अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। इमरान खान को लगा, जैसा कि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि भाई वो तो अब पीस, नोबल पीस की बातें करनी शुरू उन्होंने कर दी। मुझे एक बात बताइए, किस मुंह से आप पीस अवार्ड की तरफ देख सकते हो जब आप एक अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाने में, एक पपेट प्राइम मिनिस्टर बनाने में आपने पाकिस्तान की आर्मी की झोली पकड़ी थी, उसने आपकी उंगली पकड़ के चलाया था। आज आप बोलते हैं नोबेल पीस वाला एक देख तो रहे हो, बांग्लादेश में बैठा है। हाँ, या मैं आ जाऊँगा नोबेल प्राइज है। यस, बट ज़्यादा बड़ी बात आपने जो पूछा वो आंसर रह जाएगा कि BLA बलूच। देखिए, बलूच की मजबूरी ये रही, और ये वर्ल्ड ओवर आप कहीं भी एनालाइज कर सकते हैं, आप पाएंगे कोई भी देश अगर सिर्फ दमन चक्र चलाकर चीज़ों को डाउन कर पाता है, कंट्रोल कर पाता है, दबा पाता है, छुपा पाता है, वगैरह वगैरह, तो उस कम्युनिटी को, उस कंट्री की जो आवाम है, उसको ये बात समझ ज़रूर आ जाती है
उनके कैरेक्टर में भी कि अगर अपनी आवाज़ उठानी है तो आपको भी दमन चक्र चलाना पड़ेगा। अगर वायलेंट आर्मी रही है पाकिस्तान की और अगर आपके ऊपर हमेशा से वो वायलेंट ही रही है तो इसका मतलब है मेरा देश सो कॉल्ड पाकिस्तान और उसकी आर्मी सिर्फ और सिर्फ वायलेंस को अपने आप में समझेगी, चलेगी। आपने वो जो ट्रेन वाला इंसिडेंस बोला है, ये बड़ा माइनर इंसिडेंस है, आप देखिएगा बढ़ेगा। हमने उस दिन भी यही कहा था कि अब वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में आ रहे हैं, सो कॉल्ड क्राइम, क्योंकि उन्हें दिख गया कि अगर दुनिया में अपने आप को उठाना है तो उसका तरीका है मेजर एनकाउंटर। ये छोटे छोटे एनकाउंटर से बात नहीं चलेगी। और वहाँ से शुरू होती है आपका जो सवाल था कि चाइना जो सिक्योरिटी डिप्लॉय कर रहा है, क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि चाइना को समझ आ गया है कि बलूच को पाकिस्तान कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जिस लेवल पर वो बड़ी तेजी से आए, 70 साल उन्होंने सहा है, वो एरिया, वो रियासत सो कॉल्ड ना कभी पाकिस्तान की थी, ना है, ना रहेगी। लेकिन आपका दमन चक्र इतना अच्छा चल रहा था कि उनकी आवाज़ दब जा रही थी। हज़ारों लाखों बच्चे गायब हो चुके हैं, औरतें गायब हो चुकी हैं, लीडर्स गायब कर दिए जाते हैं। सो अब उनको भी समझ आ रहा है कि अगर अपना आवाज़ उठानी है तो वायलेंस वर्सेस वायलेंस ही होगा। पाकिस्तान यही लैंग्वेज समझता है इस क्योंकि पाकिस्तान ने तो ऑक्युपाई भी बलूचिस्तान को वायलेंटली किया था 1948 में। वो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था ही नहीं रहा था और उसको कब्जाया इन्होंने। और उस समय जो चूक हमारे यहाँ हुई वो तो छोड़िए, जैसे तिब्बत को लेके भी हमने चूक की, उसको लेके की, नेपाल को लेके की, कि जब बलूचों ने भी उधर कुछ डिमांड की थी उस समय पे जी, भारत से मदद मांगी थी तो नहीं मिली थी। तो लेकिन बलूचों ने अपना एक स्ट्रगल जारी रखा वहाँ पे, और यही नहीं विदेशों में भी ले गए। आप विदेशों में भी देखिए उनकी अब हुकूमत काम कर रही है विदेशों के अंदर, आरज़ू हुकूमत जिसे आप कह सकते हैं, वो काम कर रही है। बाकायदा उनकी प्रेस रिलीज है, बाकायदा उनका सब कुछ है। और ये जो इनकी BLA है, बलोच लिबरेशन आर्मी, ये तो अब एक फुल फ्लेज्ड मतलब आर्मी ऑर्गेनाइजेशन की तरीके से उस गवर्नमेंट का इंडिपेंडेंट बलोच का निकल कर आर्मी आया की है। तरह नहीं, हाँ, आर्मी है, ही है, आर्मी ही है ना, उसकी ब्रिगेड आ गई है। जी जी। और मैं समझ रहा हूँ वो तो अपने कोर्ट्स वगैरह वो सब अपना शुरू कर देंगे वहां पे पूरा का पूरा, कर रहे हैं, लाइक एक स्वतंत्र बलूचिस्तान की तरीके से। तो इस स्थिति के अंदर चीन अपना वो बचाने के लिए अपने आर्थिक उसके जो स्वार्थ है और वो सब है वहां पे वो घुस रहा है। चीन को पता है दो चीज़ें बड़ी क्लैरिटी से कि पाकिस्तान ने या पाकिस्तान को उन्होंने फुसलाया है पैसे का लालच देकर, अदरवाइज पाकिस्तान CPEC का कभी पार्ट नहीं बन पाता। क्या बेनिफिट होगा क्या नहीं होगा 10 साल बाद वो आज नहीं बोला जा सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमिक और माली हालत इतनी खराब थी कि जहाँ से जो पैसा आए ले लो, सबसे बड़ी बात ये थी। अब चाइना को इतना इन्वेस्टमेंट के बाद दिख रहा है कि बलूच से पास होने वाला ग्वादर पोर्ट में उन्होंने फेंसिंग लगा रखी है कि बलूच नहीं जा सकता, पाकिस्तानी नहीं जा सकता। देखिए एक बात बताऊं, पाकिस्तान कितना भी खराब हो लेकिन उसकी आवाम में वो स्पिरिट अभी भी है कि मेरे देश में मेरे ही खिलाफ एक चाइना का आदमी आके गया। ये मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ कि मेरे खिलाफ कैसे, मेरी औरतों की एक्सपोर्ट आप कैसे कर सकते हो जो चाइना अपने यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के लिए लेकर जा रहा है, कैसे मान जाएगा कोई? मैं नहीं मानता कि मुसलमान आदमी इतना बेगैरत होगा, क्योंकि हमारे पास उनसे ज़्यादा मुसलमान है। इज्जत पर जब बात आती है तो इंसानियत जगती है। जब आपको देखते हैं पंजाब, हमारी अपनी टेररिज्म मरी सिर्फ इसी वजह से थी। मैं इशू डाइवर्ट नहीं करना हाँ, चाहता, लेकिन दिक्कत ये है कि हमारे यहाँ का तो मुसलमान ये भी नहीं देखता कि वो मुसलमान वहाँ पे बलोच मुसलमान के साथ क्या कर रहा है। वो बांग्लादेशी मुसलमान के साथ क्या किया था नियाजी ने जब कहा था हम नस्लें बदल देंगे, वो तो बदल दी ना अब नस्ल जो सामने आ रही है निकल करके, बदल ही गई उनके लेकर के। तो अब ये PLA जब अपने यहाँ आर्मी पोस्ट करेगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से चीन जो है, क्या चीन भी इतना बेवकूफ़ है कि वो नहीं समझ पा रहा कि उसकी आर्मी अगर यहाँ रहेगी तो उस पर क्या लॉस होंगे या क्या असर होगा? आपके वर्ड्स को मैं अलग तरीके से पुटअप करूंगा। चाइना जानता है कि वो पाकिस्तान में क्या करने वाला है। आई डोंट नो, अगर आप ज़्यादा अच्छे हिस्टोरियन हैं मेरे से, कि एक कंपनी आती है बिजनेस करने पाकिस्तान में, पीछे पीछे साथ में अपने आर्मी लेकर आती है।
अगर आपको इंग्लैंड की याद आ रही हो तो शायद आप ईस्ट जाना इंडिया कंपनी वगैरह यही करती मैं इसीलिए ये हमारे थी साथ कि फैक्ट्री बनाई, व्यापार करेंगे और फिर वहां सिपाही रख दिए सिपाही और रख दिया। धीरे धीरे फिर और देश कब्जा लिया। मैं अच्छा नहीं, सबसे बड़ी बात यहाँ तो फॉर्मल है, यहाँ फॉर्मलाइज है इस कंपनी द्वारा कि आपका जितना है उतना जमीन का सौदा आपने कर रखा है, आपने जमीन गिरवी रखी हुई है उनके पास। दैट मीन्स उनके पास ओनरशिप राइट है। आप देखिए, उन्हें यह भी पता है चाइना को कि एक बहुत अच्छी मिलिट्री स्ट्रैटेजी भी होगी कि अगर इंडिया को काउंटर करना है तो एक तरफ से पाकिस्तान को काउंटर कर एक्टिवेट करते रहिए, दूसरी तरफ से JNK में टेररिज्म को बढ़ाते रहिए, तीसरी थ्रेट बांग्लादेश के थ्रू ले आइए। इंडिया के पास सही देखा जाए, अगर निष्पक्ष होकर आकलन करें तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी नहीं होगी कि हम 3 से 4 कंट्रीज के खिलाफ इकट्ठी अपनी लड़ाई लड़ लें, और ना हम चाहेंगे। और इसका सबसे बड़ा एम लड़ाई का नहीं है, इकोनॉमिक ग्रोथ रुके इंडियन गवर्नमेंट की, इंडिया की, क्योंकि जब ग्रोथ रुकेगी तो इकॉनमी स्लो डाउन होगी, इकॉनमी स्लो डाउन होगी, डेवलपमेंट कम होगी। चाइना का एम इंडिया के अगेंस्ट मिलिट्री नहीं है, बट उनका एम है कि इंडिया किसी भी तरह से मिलिटरली, इकोनॉमिकली एक अपने आप में सुपर पावर ना बने, क्योंकि उसे भी दिख रहा है कि जिस तरीके से इंडियन इकॉनमी तेजी से बढ़ रही है, वो सबसे बड़ा चैलेंज चाइना के लिए होगा। डेफिनेटली। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में केवल मतलब वहाँ उनके एरियाज को ही डिफेंड नहीं करने के लिए चाइनीज इंटरेस्ट हो, बल्कि उस आर्मी की वहाँ प्रेजेंस टोटली, और नेचुरली वो आर्मी आपने देखा पहले भी क्लैश हुए हैं पाकिस्तानियों के और चाइनीज के बीच में। चाइनीज मारे भी हैं कहीं उन्होंने। और वो कल्चरल डिफरेंस रहेगा, लैंग्वेज डिफरेंस रहेगा, खाने मैं तो ये हैरान था कि चाइनीज वहाँ पे बिना पोर्क के पाकिस्तान में कितने दिन रहे। तो पोर्क तो चाइनीज की सबसे जबरदस्त डिश है, रूटीन डिश है चाइना के अंदर। वो वहाँ कितने दिन उसके रहेंगे, और अगर वो टिन्ड पोर्क लाते हैं वहां से तो फिर क्या पाकिस्तान के इस्लामिक कट्टर वाले एक्सेप्ट करेंगे उसको, इन चीजों को? मैं तो कह रहा हूँ तमाशा जो है देखिए ना। आप इसको बड़े एनालाइज करिए स्टेप बाय स्टेप। ग्वादर पोर्ट आपको चाहिए, कितने स्क्वायर किलोमीटर चाहिए? 2, 4, 6, 8, 10? कितनी आर्मी चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए? मेरे हिसाब से एक रेजिमेंट, जैसे हमारे यहाँ एक एक पोर्ट पर एक एक CISF की पलटन लगती है। कितने आदमी चाहिए? लेकिन आप जिस तादाद में आदमी लाना चाह रहे हैं, आप ये भी देख रहे हैं कि आपके कैंप्स, आपके जो इंजीनियर्स बसेस में ट्रेवल कर रहे हैं, उनको मार दिया जा रहा है। ज़्यादा बड़ी बात यह है, क्यों? क्योंकि ये पार्ट ऑफ सोची साजी साजिश है चाइना की, जो इस समय पाकिस्तान अपनी मजबूरी में, पैसे की मजबूरी में, पैसे की भूख में, उनके पॉलिटिशियंस के बिके होने की वजह से, लालच उनका, वो इस वजह से है। और आप देख रहे हैं कि अब आपको एक वैसे बता दूं, आपको याद आएगा न्यूज़ में ये भी आया था, और बड़ा मेजर अटैक किया था पाकिस्तान की पुलिस स्टेशन के ऊपर, जहां पर चाइनीज अपने आकर उनको पीट कर गए हैं, जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगा है। उस पर काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ। अब जो कंबाइंड इफेक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है, एक तरफ बलूच आर्मी अपने आप को ऑर्गेनाइज करती चली जा रही है। आप देखेंगे अब तक ट्रेडिशनल वेपन सिस्टम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, अभी अपग्रेडेड वाले नहीं हुए स्टार्ट। अब आप देखेंगे कि अपग्रेडेड भी होगा। क्यों? क्योंकि बलूच अब इंटरनेशनली अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है। चाहे पाकिस्तान बोलता रहे कि इंडिया कुछ पैसे दे देगा, इंडिया अगर एक्चुअली पैसे देने पर आ गया तो जनाब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान बलूच को किसी भी तरह से फेस कर पाएगा। अभी तो सिर्फ पाकिस्तान क्या फेस कर रहा है, एक वो AK-47 जो बलूच के हाथ में है, और एक वो बलूच का जो जज्बा है कि हमें हटना है। ये दो में ही उसके घुटने टिके हुए हैं। सर, पाकिस्तान की हालत तब खराब हो गई थी जब सितंबर 1947 के अंदर पठानिस्तान की डिमांड हो गई और अफगानिस्तान ने उस डिमांड को सपोर्ट कर दिया। तो ये रोए थे जाके ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के आगे कि हमें बचाओ, नहीं इधर सरदार पटेल और इंडिया, और इधर ये अफगानिस्तान, और इधर ये पख्तूनिस्तान, और इधर ये पठानिस्तान की डिमांड, हम तो मारे जाएंगे। लेकिन मारे तो ये अब खुद जा रहे हैं, जिस तरीके से इन्होंने गिरवी रख दिया है पूरे देश को, देश की सियासत को। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ सवाल आपसे और पूछूंगा, कि बड़ा कल्चरल सोशल सवाल है ये, जैसे मैंने पोर्क वाली बात कही, कि आप देखिए कि चीन के अंदर मुसलमानों का क्या हाल हो रहा है। उल्गार जो है उनकी वो जम के पिटाई हो रही है, वो दाढ़ी भी नहीं रखने देते, मस्जिदें तोड़ दी हैं, नमाज नहीं पढ़ने देते, रोज़ा नहीं रखने देते।
और ये सब पाकिस्तानी जानते हैं, उनके कट्टरपंथी भी जानते हैं, जो हम पे तो बकवास करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इसको भी कैसे ये अपने आप को वो कहने वाले, ये कैसे इसको टॉलरेट कर लेंगे, समझ लेंगे। अगर आप पाकिस्तान की हिस्टोरिकल कल्चर और ऑनेस्टी देखें, पाकिस्तान कभी भी एक ऑनेस्ट मुस्लिम स्टेट नहीं रहा। उनकी जो मुस्लिम होने की जो ऑनेस्टी है वो सिर्फ अपने तक महसूस है। अदरवाइज सच बात ये भी है कि मुसलमान आदमी भीख का कटोरा लेके नहीं चलता। नहीं, लेकिन या आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि दुबई से डिपोर्ट किए जा रहे हैं। अपने तक है, और या फिर हमको गाली निकालने तक के लिए उनकी आइडेंटिटी है मुसलमान। बिल्कुल, ये पाकिस्तान एक्चुअली कट्टर या सच्चा मुस्लिम देश नहीं, कट्टर तो बहुत दूर की बात है, ये मेरा अपना सोच है जी, कि ये नकली अपने आप को मुस्लिम बताते हैं, क्योंकि मुसलमान अपने देश के लिए जान ना दे ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तो आप देख रहे हैं उसके आर्मी के चीफ, उनके प्राइम मिनिस्टर, सबके सब सिर्फ पैसा कमा कमा कर पाकिस्तान से बाहर निकाल रहे हैं। करोड़ों अरबों रुपया ये वापस ला सकते हैं अगर एक आर्मी चीफ, बाजवा साहब का इनकम टैक्स कितना था जो उन्होंने भरा था रिटायरमेंट के टाइम, 1200 करोड़। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ये ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट है, मेरा नहीं है। बहुत अच्छे। 1200 करोड़ रुपए अगर एक चीफ का इनकम टैक्स है और वो फाइल कर रहा है अपनी इनकम को, तो आप सोच लीजिए कितना पैसा ये वापस ला सकते हैं। एक कट्टर मुसलमान, एक अच्छा फौजी अफसर, एक अच्छा आर्मी चीफ क्यों नहीं उसमें से 1000 करोड़ रुपए अपने वापस दे सकता कंट्री को? क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ, जो 11 बंगले उनके लंदन में हैं, उसमें से कम एक बेचकर अब दिखा दे। पहले तो चलो उनको ये था कि हमको निकाला हुआ है, आज क्या निकाला? इसका मतलब यह है कि वो अभी भी इसको मेंटेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम पता नहीं कब वापस जाना पड़े, देश छोड़ना पड़े। ये वो भी एक हिस्ट्री रही है उनकी, बिल्कुल, कि वो उसको मुशर्रफ को भगा दिया, लियाकत अली का किसको कत्ल नहीं किया, भगाया? वही तो कह रहा हूँ, लियाकत अली का कत्ल किया, जिया को बम से उड़ाया, बेनजीर भुट्टो को पहले भगा दिया, फिर वाई बम से उड़ा दिया, जुल्फिकार को फांसी दे दी। मतलब ये तो इनका पूरा एक फितरत है, मैं तो इतिहास भी नहीं कहूँगा, फितरत है इनकी। इस सब में देखिए, वो कंट्री डाउन होता जाए या ना होता जाए एक अलग बात है, लेकिन जितना पाकिस्तान नीचे को जाएगा और टेररिज्म में ऊपर उठेगा, इकोनॉमिकली वीकर हो जाएगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, ये मेरे देश के लिए भी बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जितने टुकड़े, चलिए बलूच निकाल के ले गया अपने आप को, सिंध छोड़ देगा अपने आप को, पीओके छोड़ देगा अपने आप को, ये सब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा जो छोटे पार्ट बचेंगे पाकिस्तान के, पंजाब ही समझ लीजिए, वो अपने आप में टेररिज्म के हाथ और बिकेंगे, वो अपने आप में रिलीजियस फैनेटिक्स के हाथ में और ज़्यादा बिकेंगे। इसलिए इंडिया को बड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा कि चाइना इस समय पाकिस्तान में क्या कर रहा है, इसके ऊपर हमें विजन रखना पड़ेगा कि अगर चाइनीज़ आर्मी वहाँ आ जाती है, बैठ जाती है, तो जायज़ है कि वो फैलेगी, कम नहीं होगी। आज आप बलूच वाले ग्वादर के ऊपर आप लगा लीजिए, चलिए आपने 1000 सैनिक लगा दिए, आपको क्या लग रहा है बलूच पागल है कि वो वहीं आगे अटैक करेगा? वो उससे 2 किलोमीटर और आगे करेगा, 4 किलोमीटर आगे और करेगा। क्योंकि बलूच अब इस समय क्लैरिटी के साथ बात कर रहा है कि जी, जिस वायलेंस को आप समझते हो, हम आपसे आज उसी में बात कर रहे हैं और ये वायलेंस अब नहीं रुकेगा, आप कितनी कोशिश कर लीजिए। आई थिंक इंडिया को बड़ा एक डिफ़िकल्ट रोल अपनाना है कि किस तरीके से पाकिस्तान को बचाया भी जा सके। क्योंकि देखिए, मेरी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया का कैरेक्टर रहा है कि हम उसे टेक ओवर तो नहीं करेंगे, आप जो भी मर्जी। बलूच इस समय डिजर्व करता है कि इंडिया जैसी कंट्री खड़े होकर उसे ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर ले, जो हम नहीं करते। वो एक अलग पॉलिसी है, एक अलग बात है। बट ज़्यादा बड़ी बात ये भी है, आपको क्या लगता है कि हम बलूच को ट्रेन नहीं कर सकते? मैं मिलिट्री कर रहे हैं, नहीं कर रहे। अगर कर रहे होते तो रिजल्ट्स वुड हैव बीन फिनोमिनल। लेकिन मैं जो बात करने की कोशिश कर रहा हूं, एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी में, जैसे हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान हमारे साथ एक बहुत सस्ती लड़ाई लड़ रहा है, टेररिज्म वाली। अगर इसी सस्ते में ही उनको एंगेज करने का तरीका है, अफगानिस्तान एक्टिवेट करवा दीजिए, बलूच एक्टिवेट करा दीजिए, सिंध एक्टिवेट करा दीजिए, पीओके के पास पैसा भरना शुरू करिए, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जितना पैसा मुझे अपनी डिफेंस फोर्सेस को अपग्रेड करने में लगेगा,
जितना मुझे इक्विपमेंट खरीदना पड़ेगा, जनाब बड़े सस्ते में छूट जाएंगे कि पाकिस्तान आर्मी अपने आप डिप्लॉयड रहे अपनी कंट्री में, जैसा कि उन्होंने हमारे लिए एक तरह से किया है। एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है कि हम काफ़ी हद तक JNK में कमिटेड है। We need to reciprocate. I am only talking as military strategy. Very right. So you mean ultimately this Chinese presence there, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी? नहीं, उनके तरफ से तो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, क्योंकि अगर इंडिया को कंट्रोल करना है, पाकिस्तान को कंट्रोल करना है, ट्रेड करना है, उनके लिए सबसे इजी वे आउट है कि बिना किसी डिस्प्यूट में आए पाकिस्तान के थ्रू वो हमारे को एंगेज रखेंगे। ये एक प्रोटेस्ट ज़रूर होगा, आज नहीं तो कल पाकिस्तान भी प्रोटेस्ट करेगा, आवाम भी प्रोटेस्ट करेगी, इंडिया भी उसमें सफ़र करेगा। बट ज़्यादा बड़ी बात यह है कि यही एम चाइना का है कि सस्ते में इंडिया को एंगेज करो इनडायरेक्टली। डेफिनेटली। और यही चीज़ यहाँ से मैं थोड़ा स्विच ओवर करता हूँ कि बांग्लादेश एमर्ज किया, फेनेटिक्स वहाँ पे आ गए वापस। बहुत दिन से कूच चल रही थी, वो हिस्ट्री मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे हमेशा फेनेटिक्स रहे हैं 47 के बाद से, तो कोई दिन ऐसा नहीं है जहाँ से वहाँ से हिंदुओं को नहीं निकाला गया हो। और अब तो रोहिंग्या भी घुसा दिए उन्होंने। अब बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर वो बंदरगाह देने जा रहा है चीन को। उधर खबरें ये भी आ रही हैं कि जो पाकिस्तानी टेररिस्ट ट्रेंड हैं उन्हें बांग्लादेश पहुंचा दिया गया है, वो लॉन्चिंग पैड बन जाएंगे भारत के खिलाफ। और अब तो 4000 से ऊपर किलोमीटर का इलाका है इस तरफ के वेस्टर्न फ्रंट के मुकाबले। तो इन स्थितियों के अंदर जब ये चीनी वहां पहुंच गए, और मान लीजिए अभी तो कैलिवा नीचे समुद्र पे है, कल को ये वहां पे चिकन नेक एरिया में पहुंच जाए जहां से चीन बांग्लादेश भारत ये हमारी पूरी बाउंड्री मिलती है, और उसको अगर ये डिस्टर्ब, क्योंकि वो डिस्टर्ब होती है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट करता है हमसे लेकर के। अगर आप बात बांग्लादेश की कर रहे हैं तो ये मेरा अपना सोच है या इवैल्यूएशन है, बांग्लादेश को एक्टिवेट करने में फ़ायदा किसका है? पाकिस्तान का फ़ायदा है, चाइना का फ़ायदा है। पाकिस्तान का फ़ायदा है कि एक तरह की रिवेंज हो जाएगी वगैरह वगैरह, जो उनकी इंसल्ट हुई है शायद वो बदला ले लेंगे, इस तरह की बात। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि चाइना का इंटरेस्ट क्या है? चाइना का इंटरेस्ट है कब्जा और कब्जे को बढ़ाना। चाहे आप यूनुस की अगर स्टेटमेंट से देख लें कि नॉर्थ ईस्ट के तो गार्डियन हम हैं, राइट, क्योंकि उसे मालूम है कि मेरी नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स हैं वो लैंड लॉक्ड है, और अगर किसी भी तरह का कुछ करना है, जैसे आपका हम काफ़ी टाइम से बात भी कर रहे हैं कि हमारा सिलीगुड़ कॉरिडोर जो है उसका एक हमें ऑल्टरनेट चाहिए, कलादान वाला, वो म्यांमार के थ्रू चाहिए। तो अगर वो मिल जाता है तो हमारे वो भी एक पोर्ट के थ्रू आएगा। बढ़िया बात, देखिए सड़क है, पोर्ट है, नदी है और वापस सड़क है, और हम मेघालय में एंटर कर जाते हैं वगैरह वगैरह। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इस समय आपने जैसे कहा कि फेनेटिक्स कहाँ से आए? फेनेटिक्स, ये जमात जो थी ये ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी? नहीं देखिए, ओरिजिनेट तो बताऊँ आपको, मैं बात कर रहा था कर्नल RSN सिंह जी से, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही कि भाई ये जितना फेनेटिक के आइडिया हैं ये पैदा देवबंद से होते हैं, बरेलवी से होते हैं। ये आइडियाज़ एक्सपोर्ट होते हैं फिर वेस्ट एशिया में, फिर वहाँ से अलकायदा, ISIS, पाकिस्तानी मुल्ला लोग, ये उन्हें इम्प्लीमेंट करने को फिर भारत को ही एरिया चुनते हैं। बिल्कुल। तो ये तो इधर से आइडिया गए और उधर से उन्होंने इम्प्लीमेंट करने हैं। यहाँ पे ये जमात की ओरिजिन इज पाकिस्तान, वही अब पाकिस्तान के अंदर। और देखिए क्या बढ़िया बात है कि ओवरनाइट उस जमात ने एक प्राइम मिनिस्टर को उथल पुथल कर दिया। किसमें? स्टूडेंट प्रोटेस्ट में, स्टूडेंट रिजर्वेशन एक्सक्यूज में। हमने तब भी कहा था कि ये स्टूडेंट एजिटेशन है ही नहीं, क्योंकि अगर होता तो जो उनका खुद सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कम से कम उसे फॉलो किया जाता। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इवन यूनुस के खिलाफ चल रही है गाड़ी। क्यों? क्योंकि यूनुस को थोड़ा सा स्लो डाउन होना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ US, कि नहीं जी आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी कंट्री दूसरे के हाथ जब बिकता है जब उसकी मजबूरी होती है। इस समय पाकिस्तान और चाइना मिलकर जो इन्फ्लुएंस बांग्लादेश को कर रहे हैं, ये मेरी वार्निंग है, ये सिर्फ मेरे अगेंस्ट कर रहे हैं इंडिया के। कल साहब मेरा इसमें एक और छोटा सा एडिशन है, इसमें तो कोई शक नहीं कि जो आपने बताया कि फाइनेंसेस और उससे है, लेकिन यहाँ मुझे लगता है
कि पाकिस्तान का ये जो एटीट्यूड है इंडिया को लेकर के, और जो बांग्लादेश चीन के साथ मिलकर करता रहा है और अब करेगा बांग्लादेश के साथ मिलकर के, यहाँ पे उसका वो जो पुराना कॉन्सेप्ट है गजवाए हिंद का, और वो हंस के लेंगे हिंदुस्तान वाला जो है, ये इसका वो भी बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहा है। वो Wait बिल्कुल and कर watch रहा के है, ऊपर। बिल्कुल कर रहा है। आप इसको कभी देखिए, जितना आप इन चीज़ों को इग्नोर करेंगे उतने ज़्यादा आप अंधे हैं, सीधी सीधी बात। क्योंकि पाकिस्तान बड़ा क्लियर है। आप एक बात बताइएगा, कारगिल क्यों हुआ था? कारगिल इसलिए हुआ था कि परवेज़ मुशर्रफ जब ब्रिगेड कमांडर थे तो वो सैचिन ग्लेशियर को लूज़ कर गए। ये तब की उनके अंदर की भड़ास थी कि मुझे यहाँ कुछ ना कुछ करना है, और एज अ चीफ उन्होंने कर लिया। सो आप कभी नहीं डिनाई कर पाएंगे कि पाकिस्तान का ज़िंदगी का अपने एग्जिस्टेंस का एक ही मकसद है, चाहे किस तरीके से किया जाए, एंड दैट मकसद इज़ एंटी इंडिया। हालांकि उस हर बार हर चीज़ करते समय पाकिस्तान एक ना केवल डिफीट पा रहा है, हर बार मुंह की खानी पड़ रही है, लेकिन ये उसे और मोटिवेट करता है कि मैं अब क्यों ना, बांग्लादेश इतना अच्छा चल रहा था, उसकी इकॉनमी इतनी बढ़िया चल रही थी, ले देकर आज वो पाकिस्तान की लाइन पर आ गया है कि पैसे कहाँ से आए, और पैसे लेने के लिए और देने के लिए चाइना बिल्कुल तैयार है। उसे मालूम है कि अगर मुझे नॉर्थ ईस्ट एरिया में इंडिया को तंग करना है, एंगेज रखना है हर पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इन दोनों ही कंट्रीज़ के एडवांटेज में है। बांग्लादेश के एडवांटेज में कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश तीनों तरफ से मारा जाएगा, इंडिया के खिलाफ जाएगा, ट्रेड में सफ़र करेगा। पूरी की पूरी उसकी कॉटन इंडस्ट्री जो है, कपड़ा इंडस्ट्री है, वो हमारे कपास पे चल रही है, उसे मालूम है, और वो सफ़र करेगी। उससे भी बड़ी बात क्या दे जाएगा पाकिस्तान? सिवाय ट्रेनिंग के और कुछ नहीं दे पाएगा। 4 टेररिस्ट भेजकर आपके लॉन्च पैड तैयार कर देगा। बात आती है असली पैसे पर, जो सिर्फ और सिर्फ चाइना दे पाएगा, और चाइना के पास इतना सरप्लस पैसा है कि वो अफोर्ड कर सकता है कि इंडिया की ग्रोथ, इकॉनमी, मिलिट्री एंगेजमेंट, इन सब में वो इंडिया को एक तरह से एंगेज रखे कि ये ऊपर ना उठे। नहीं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जो इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी आई है इस समय ये डिफेंस के अंदर, खाद्य पदार्थों में आज हम पे इतना स्टॉक है, हम 5 साल तक देश को खिला सकते हैं पूरा लेकर के। और पेट्रोल में भी आप देखिए जिस तरीके से पॉलिसी डील हुई है, रशियन डील की, ये सब की, तो इन परिस्थितियों में बांग्लादेश में चीन की एंट्री, जैसे आपने कहा, डेंजरस, कि एक बहुत बड़ा डेंजर है, बहुत बड़ा खतरा है। वो नेपाल में भी कर रहे हैं, नेपाल में भी। तो अब इसके रहते देखिए, जैसे रूस था, रूस ने यूक्रेन में नाटो का अड्डा नहीं बनने दिया, इस पे चला गया। तो क्या भारत को भी चाहिए कि अगर जरूरत पड़े तो संघर्ष के तौर पर भी इस चीज को रोके, इस महाद्वीप के अंदर? कपिल सर, क्या चाहिए और क्या करेंगे के बीच में एक बहुत बड़ी खाई होती है। मुझे लगता है इस समय चाहिए ज़रूर, मैं तो कहूँगा चाहिए कि बीएलए को अच्छे से सपोर्ट करें, उसको एक इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ाएं। पीओके में जो कुछ हो रहा है उसमें बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और अच्छा सा बढ़ावा, कवर्ट वाला बढ़ावा की बात ही नहीं कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ वहाँ पर टिट फॉर टैट होना चाहिए। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि एक सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या मैं अपने आप को ग्रो करूं या दूसरों को रोकूं। आज की तारीख में जिस तरीके से मैं पिछले 10-15 साल से देख रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट मेरे ख्याल इस बात पर ज़्यादा फोकस कर रही है कि हम अपनी लकीर पहले बड़ी करें, और उस लकीर को बड़ी करने के खिलाफ इस तरह के जो काम हैं, अगर आप कल पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह 2-2 हाथ करेंगे, चाइना के साथ भी अगर आप 2-2 हाथ करेंगे, तो इकोनॉमिकली आप डाउन जाएंगे। यूक्रेन का एग्जाम्पल आपने बिल्कुल ठीक दिया है। अगर यूक्रेन डाउन गया है 90%, तो ऐसा नहीं है कि रशिया अप गया है। उसकी ठीक है इकॉनमी ठीक हुई है, वो एक अलग बात है, बट पैसा खर्च हुआ है। किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट, किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा पैसे एंगेज करेगा। इस समय इंडिया ने जो स्टैंड ले रखा है, जो मेरे हिसाब से मिलिटरली चेंज होना चाहिए, कि अगर हमारे साथ जाति हो रही है तो जाति का जवाब बहुत बड़ी जाति से दिया जाना चाहिए। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि वो जमाना चला गया कि जब दूसरा गाल आगे करना, हाँ, गाल वाला मामला, वो जमाना चला गया कि इंतजार करते रहो कि कब हमें मारेगा कोई, तब हम जवाब देंगे। अब तो वो जमाना आ गया है कि हम इतने ताकतवर हों कि कोई दूसरा हिम्मत ना कर सके हमारी तरफ हाथ उठाने की, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर मैं आंख या हाथ उठाऊंगा काट दिया जाए।
एब्सोल्युटली। तो इस स्थिति में ये दोनों बातें जो हैं, मैं समझता हूँ हमारी जो डिफेंस एजेंसीज हैं, जो हमारी स्पाइंग एजेंसीज हैं, इंटरनल एजेंसीज हैं, हमारी आर्मी, हमारी नेवी, एयरफोर्स, जब हम और आप इस पे चर्चा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ वहाँ तो पता नहीं कितनी ज़बरदस्त थिंक टैंक और चर्चा इन चीज़ों को लेके नहीं, मैं पूरी आपको बड़े हो रही फॉर्मली होगी। फॉर्मली बता रहा पूरी हूँ कि ये सारे प्लान्स एग्जिस्ट जी, करते जी, हैं। जी, जी। कल अगर हमें बांग्लादेश जाना पड़ा तो क्या होगा, जी। कल का हमें किसी भी तरह से जी। सेक्टर वाइज पाकिस्तान जाना मैं पड़ा। किसी से उस दिन कह रहा था कि हमें बांग्लादेश जाने की क्या जरूरत होगी, जब नियाजी पे उस समय हम बम डाल सकते हैं जहाँ वो बैठा हुआ है, तो आज तो हमारी मिसाइल जो है कहीं भी पहुंच सकती कहीं भी पहुंच सकती है। उन्हें चाइना को कवर कर रही है। चाइना को कवर कर रही है पूरा का पूरा लेकर के। इसमें कोई शक। तो कर्नल साहब बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं समझता हूँ कि ये जो इस तरीके के जो खुल के विचार डिफेंस पे सामने आए, क्योंकि आज लोग चाहते हैं कि हमें कुछ सोल्यूशन भी मिले कि इसका हल क्या है। और हल यही है कि आज एक मजबूत सरकार मौजूद है जिसकी आंखें खुली हुई हैं, और जो बॉर्डर पे हमारा जवान 24 घंटे देश की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार वालों को छोड़ के, सगे संबंधियों को छोड़ के, जिसकी वजह से आज हमारा संविधान जो है बचा हुआ है, हमारी आज़ादियाँ बची हुई हैं। उसको एक बार फिर जय हिंद बोलते हुए नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार।